हाय फ्रेंड्स, लद्दाख बॉर्डर फिर से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि चाइना लद्दाख बॉर्डर छोड़ के जा रहा है। तो लद्दाख बॉर्डर पर आया क्यों था जो जा रहा है? इसके कई एक कारण हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण था कि भारत जो रोड बना रहा था लद्दाख बॉर्डर पर, सीमा पर, उसको रोकना था। उसको क्यों रोकना था उस रोड बनाने को? चाइना तो खुद ही बना रहा है बहुत सारा रोड। तो चाइना का सोचना ये था कि जिस तरह से भारत रोड बना रहा है, आज न कल वो पहुंच जाएगा ट्राई जंक्शन पर, जहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती है, पाकिस्तान, चाइना और भारत की, काराकोरम के पास। अगर वहाँ पहुँच गया तो चाइना को रोक देगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि चाइना का जो बड़ा बड़ा सपना है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है रोड एंड बेल्ट का, वो रुक जाएगा। उसी होके जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो भी रुक जाएगा। काराकोरम हाईवे वो भी रुक जाएगा। ये बड़ा लॉस होगा चाइना का। दूसरी बात, चाइना का व्यापार का उससे भी बड़ा लॉस होगा। चाइना का व्यापार 70% करीब करीब इंडियन ओशन पर डिपेंड करता है, सी रूट पर। और इंडियन ओशन जाने का रास्ता है मलाक्का स्टेट। अगर कहीं मलाक्का स्टेट में इंडिया और अमेरिका क्वाड मिलकर के रोक दिया तो फिर उसका 70% व्यापार ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो उसने सोच के रखा था कि अल्टरनेट रूट जो है वो है पाकिस्तान होकर के हम चले जाएंगे ग्वादार, जो वाटर पोर्ट है पाकिस्तान का, वहाँ, और वहाँ से हम चले जाएंगे सुएज कनाल से यूरोप चले जाएंगे। लेकिन इंडिया ने कहीं रोक दिया तो वो भी गया। ये भी लॉस होगा। तीसरी बात कि पाकिस्तान ने सोचा था और चाइना ने भी कि सियाचिन को आज न कल हम हाथ में लेगा, कहीं कि नज़दीक से जा रहा है वो। अगर इंडिया पहुँच जाएगा तो सियाचिन की तरफ तो देख भी नहीं पाएगा चाइना। चौथी बात कि अगर इंडिया पहुँच गया वहाँ पर तो वहाँ से सिंकियांग स्टेट, जो मुस्लिम बहुल स्टेट है, और जो बौद्ध का जो बहुल स्टेट है वो है तिब्बत, वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। कहीं भारत वहाँ दखल न दे दे तो। और दूसरी बात, जो हाईवे है वो सिंजियांग और तिब्बत के बीच में, वो कहीं हाथ में आ गया इंडिया को तो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस होगा चाइना का। और फिर 370 आर्टिकल जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया था, उसका भी डर था उसको कि कहीं पूरा अक्साई चीन पर क्लेम न कर दे इंडिया। पाकिस्तान को डर था कि पूरा पीओके ने फिर क्लेम कर दे इंडिया। ये सारे कारण थे कि वो परेशान था वहाँ पर। लेकिन एक और परेशानी का कारण था कि आप जानते हैं कि बहुत पुराना सपना है उसका, कश्मीर को, लद्दाख को भारत से अलग कर दो। पाकिस्तान की मदद से वो अलग करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, असम और 7-8 स्टेट जो हैं, उसको भी काटना था। उसको काटने का बहुत आसान तरीका था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैप्चर कर लो। मुश्किल से 20-21 किलोमीटर का वो नीचे बांग्लादेश है, ऊपर में नेपाल है और भूटान है। उसको काटना आसान था कि उसको काट देंगे। कैसे काटेंगे? उसके लिए 2017 में वो डोकलाम आ गए। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि डोकलाम पर इंडिया ने उसको रोक दिया। कुछ दिन वो इंतजार किए, बाद में वहाँ से वापस चले गए। दूसरा फिर रास्ता खोजा कि नीचे वेस्ट बांग्लादेश है तो उसको मदद लेंगे उससे। उसके लिए बांग्लादेश को $40 बिलियन का, जो आज तक किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, वो किया बांग्लादेश में। बहुत सारे औजार दिए बांग्लादेश को कि बांग्लादेश को किसी तरह अपने साथ में रखेंगे और हम उसके थ्रू हम जा सकते हैं वहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। लेकिन बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया, जितना देना हो आप दे दीजिए, लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर कोशिश किया नेपाल में कि नेपाल में सरकार बना दिया उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का, और सोचा था नेपाल के बॉर्डर पर हम आ जाएंगे, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, वहाँ से सिलीगुड़ी मुश्किल से 20 किलोमीटर हम पहुँच जाएंगे। लेकिन वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाया वो सरकार भी टूट गई। सारे सपने जो थे उसके वो धरे रह गए वहाँ। अगर वो डोकलाम में सफल हो गया होता तो कहा जाता है इतनी जल्दी वो लद्दाख आता भी नहीं। ये सारे कारण थे और मजबूर होकर के वहाँ से उसको जाना ही पड़ गया। अब रही बात, ठीक है, ये सारे कारण थे उनके आने के। फिर जाने के कारण, आया तो गया क्यों? जब आया था 70,000 फौज लेके आया था। 70,000 फौज लेके कोई पेट्रोलिंग करने नहीं आता है सीमा पर, लड़ाई लड़ने आता है, युद्ध लड़ने आता है। तो क्या लड़ लिया क्या? किसने रोका उसको? तो जाने का फिर कारण क्या होगा? कारण ये था वहाँ का जो मौसम था, क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम मौसम था, बहुत ठंडी थी वहाँ पर। 10 महीना तक जो रुक गया, बहुत परेशानी में दोनों फौज थी। अंत में लोगों दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अब छोड़ के चलते हैं अपना देश। इसमें खड़ा रहना मुश्किल था। दूसरी बात, आँख में आँख मिला के दो देश के फौजी अगर खड़े रहते हैं तो कितनी मेंटली परेशानी होती है
कितना फिजिकल टायर्डनेस होता है वो वही जानता है जो वो करता है। ये सारी कारण से सस्टेन नहीं कर पा रहे थे दोनों, तो वापस जाना पड़ा। और एक और कारण था, कैलाश हाइट जो था वो इंडिया के हाथ लग गया। चाइना बहुत परेशान हुआ। चाइना रिएक्टेड वेरी शार्पली। उन्होंने सोचा कि फौज से हम वापस ले लेंगे, जो सफल नहीं हुए। उसने कोशिश किया, रसिया जा कर के प्रेशर दिया वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कि आप इंडिया को बोलिए वहाँ से कैलाश हाइट छोड़ दे, वो सफल नहीं हुए। फिर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस गए, फ्रांस में भी वो सफल नहीं हुए कि इंडिया को कहे हाँ साहब आप कैलाश हाइट छोड़ दीजिए। कौन कहता भला। ये सारी परेशानियाँ होती रही। साथ ही स्ट्रेटजिक प्रेशर भी था, क्वाड का प्रेशर था। और दूसरा प्रेशर था, वो सोचे थे कि जब ट्रंप साहब चले जाएंगे तो जो सरकार बनेगी वो सब सपोर्ट करेगी चाइना को। सरकार तो बनी वहाँ पर डेमोक्रेट्स की, बाइडन साहब आए, जो बाइडन, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। वो भी गया। तो फिर एक और कारण था कि इंडिया ने सोचना शुरू कर दिया कि वन चाइना पॉलिसी को हम नहीं मानेंगे फ्यूचर में। वन चाइना पॉलिसी मतलब हुआ कि ये सिंगजियांग और तिब्बत और हांगकांग और ताइवान सब मिला के एक चाइना होता है। इंडिया इसको मानता है, फॉलो करता है। लेकिन चाइना फॉलो नहीं करता है वन इंडिया पॉलिसी में। चाइना कहता है कि आपका अरुणाचल नहीं है भारत का भाग, कश्मीर नहीं है, लद्दाख नहीं है। जब आप वन इंडिया पॉलिसी नहीं मानेंगे तो हम क्यों माने वन चाइना पॉलिसी। और जब लद्दाख वो आ गया तो इंडिया को प्रेशर आ गया, इंडिया जरूर आज न कल डिक्लेयर कर देगा कि हम नहीं मानेंगे। ये प्रेशर भी अलग था। ये सारे कारण थे। लेकिन इससे भी बड़ा कारण था इकोनॉमिक फैक्टर, क्योंकि जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो चल ही रहा था अभी तक। फिर जो कंपनी वहाँ से निकल रही थी चाइना से, वो कंपनी अब भी निकल रही है जो वहाँ पर बिजनेस करने गई थी। और फिर जीडीपी जो कम हो रहा था अब भी कम था। करेंसी ने जो वैल्यू गमाई थी, डिवैल्यूट हुआ था 12-13%, वो बहुत बड़ा लॉस था चाइना के लिए। और दूसरी बात कि इंडिया ने जो होल्ड किया था उसके व्यापार को, ऐप को, इन्वेस्टमेंट को, इंपोर्ट्स को, वो होल्ड वो फिर से और परेशानी का कारण बन गया। और अंतिम कारण ये रहा कैजुअलिटी का। चाइना ने डिक्लेयर किया था कि हमारा एक भी आदमी नहीं मारा गया है लद्दाख पर। हमने इंडिया के 16 या 20 फौज को मार दिया, हमारा कोई भी नहीं मरा है। लेकिन बाद में डिस्क्लोज हो गया, CIA ने डिस्क्लोज कर दिया, ताश ने डिस्क्लोज कर दिया। और उससे भी बड़ी बात हुई कि चाइना के खुद के एक जर्नलिस्ट ने डिस्क्लोज कर दिया। उसने कह दिया कि 60 आदमी मरा है। उसको पकड़ के जेल में तो बंद कर दिया। ये कितने का मुंह बंद करेगा। चाइना हैड लॉस्ट देयर फेस। चाइना ने सोचा कहीं और कुछ बात हो जाए कैलाश हाइट जैसा, तो फिर और कहीं का नहीं रहेगा, वो जल्दी से चलो यहाँ से। और अंत में चाइना ने ये जान लिया था कैलाश हाइट जाने के बाद कि माउंटेन वॉरफेयर में इंडिया का कोई जोर नहीं है, कभी इंडिया के साथ हम हाथ नहीं मिला पाएंगे। ये सारे कारण रहे कि चाइना को जाना ही था। तो गया तो नहीं है, लेकिन जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी हो, 1949 से लेकर के आज तक जो चाइना भारत के साथ कर रहा है, उसे अगर एक शब्द में कहिए तो हम कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर में वॉर के सारे तिक्रम होते हैं। सिर्फ दो देश की जो सेना है वो आमने सामने आके लड़ती नहीं है, बिना लड़े ही जीत हासिल करती है। आपने देखा है 1945 से लेकर के 1990 तक रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर जो होता रहा वो एक तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर ही था। इस दोनों के बीच में इतने सालों में 45 वर्ष या 50 वर्ष के दरमियान एक भी गोली आमने सामने नहीं चली है, एक बूंद खून भी नहीं गिरा है। और सोवियत रूस धराशायी हो गया, बिना लड़े जीत गया। 1962 में भारत की फौज चीन की फौज से अधिक ताकतवर थी। परिणाम क्या हुआ? कौन पराजित हुआ? तो भारत हुआ। इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। इसमें प्रेशर दिया जाता है, लड़ाई नहीं होती आमने सामने, प्रेशर दिया जाता है। मिलिट्री प्रेशर हो सकता है, इकोनॉमिक प्रेशर हो सकता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। जैसे देखिए यूनाइटेड नेशन में जाकर के चाइना क्या कर रहा है, भारत को NSG का मेंबर नहीं बनने दे रहा है, भारत में जो टेररिस्ट काम कर रहा है उसको पनाह दे रहा है, और भारत को इनसर्किल भी कर रहा है चारों तरफ से। चारों तरफ के जो पड़ोसी हैं भारत के, उसको मिला करके भारत पर प्रेशर डालना चाहता है। चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, सब जगह वो अपना प्रभाव बनाए जा रहा है। तो ये सारी परेशानियां होती हैं ये हाइब्रिड वॉरफेयर में। और चाइना ने अभी हाइब्रिड वॉर
फेयर की जो नीति चलाई है इसमें उसे हासिल भी हुआ है। सबसे पहली बात जो चाइना के हाथ लगा वो ये कि भारत को पूरी तरह से डिफेंसिव कर दिया इसने। इसके चलते भारत ने क्या किया, 1949 में कम्युनिस्ट रिजीम को रिकॉग्नाइज कर दिया भारत ने। और दूसरी बात कि तिब्बत जो था उस पर सुजरेंटी चाइना की मान लिया भारत ने। सुजरेंटी का मतलब हुआ कि ऑटोनॉमी मान लिया भारत ने। फिर 2003 में वाजपेयी साहब ने उसको सॉवरेन स्टेट मान लिया उनका, चाइना ने। तो ये सारी बातें होती हैं और उसको हासिल भी करते हैं लोग, चाइना भी हासिल किया है। और टेरिटरी में देखिए भारत की करीब करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन है वो चाइना के हाथ लग चुका है, बिना लड़े लगा है। आप चाइना की लड़ाई को लड़ाई नहीं कह सकते, उसको आप कह सकते हैं हिट एंड रन। एक झटका मारता है भाग जाता है। चाइना ने भी बहुत सारी ज़मीन ले ली थी अपने हाथ में 1962 में, थोड़े से 43,000 स्क्वायर किलोमीटर रख के बड़ी छोड़ के भाग गया। ये इसमें होता है। और दूसरी बात है कि ये चाइना को स्ट्रेटजिक हाइट भी मिलता है, स्ट्रेटजिक गेन भी होता है इसका। अब देखिए अभी क्या हुआ, कैलाश हाइट से भारत को नीचे उतार दिया और पोंगोंग झील से भारत को पीछे हटा दिया। ये सारी स्ट्रेटजिक उसकी हुई, उसकी जीत कह सकते हैं आप। भारत ने जिस व्यापार को बंद कर दिया था जब चाइना आया था लद्दाख में, तो भारत ने उसके व्यापार बंद कर दिए थे, ट्रेड बंद हो गया था। अभी खुल रहा है या खुल गया है, ये भी देखिए बिना लड़े ये हासिल करता जा रहा है। और पोंगोंग से सिर्फ गया है, 3 जगह से और जाना है, उस पर बात नहीं बन रही है। पोंगोंग से जो गया है वो कहाँ गया, वो रुतलांग गया। रुतलोंग क्या है, जैसे मान लीजिए चांदनी चौक से आप गुड़गांव चले जाइए, यही हुआ रुतलोंग। ये सारी बातें होती है। तो जैसा मैंने कहा कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर में साजिश होती है, वही साजिश चाइना तब से लेकर आज तक वो करता जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि भारत का प्लस पॉइंट क्या है, इसमें प्लस पॉइंट भी देखना जरूरी है। प्लस पॉइंट ये है कि भारत क्वाड का मेंबर है, जहाँ अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। और क्वाड ने साबित किया है बहुत सक्षम है ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है, यहाँ चाइना को रोकने में ये सक्षम होगा। और दूसरी बात, ये 2 दिन पहले क्वाड ने डिक्लेयर किया कि सिर्फ लड़ाई के लिए सक्षम नहीं है, वो रोकने के लिए सक्षम नहीं है, बल्कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है उसे भी सब मिलजुल के बनाएंगे। जॉनसन जो वैक्सीन है सब मिल के बनाएंगे। ये सारी उपलब्धि है और भारत उसका मेंबर है। दूसरी बात, वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने चाइना को बहुत पीछे छोड़ दिया। और तीसरी बात ये हुआ है कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर हो गया है, ये भारत की उपलब्धि है। और चौथी बात ये कि अफगानिस्तान के लिए जो शांति समझौता की बात चल रही है, भारत भी उसमें बैठेगा, भारत भी उसमें भाग लेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जबकि रसिया चाहता था भारत उसमें भाग ना ले, रसिया तो ये भी चाहता था कि भारत क्वाड के मेंबरशिप को छोड़ दे। पहली बार रसिया ये भाषा बोल रहा है भारत के खिलाफ खुल करके। जो भी हो, ये भारत की उपलब्धि है। रही बात चाइना की कमजोरी भी हमको जाननी पड़ेगी। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि चाइना हैज़ ओपन मैनी फ्रंट्स एट ए टाइम। उसके 21 पड़ोसी हैं और सबके साथ झगड़ा चल रहा है, अमेरिका के साथ झगड़ा चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है इंटरनल में, जैसे सिंगजियांग हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे हांगकांग हो, तो हर जगह इसकी परेशानी बढ़ रही है। तो इंटरनल परेशानी भी है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ रुक गया था अभी भी रुका हुआ है, वहाँ से कंपनी भाग रही है और उसका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना अपने सपने के तले टूट रहा है। सपने क्या है इसको? सपने है एशिया का राजा बनना, और उसमें बाधा बन रहा है भारत। तो भारत को हटाना है तभी तो एशिया का राजा बनेगा। और दुनिया का भी इसको महाराजा बनना है, उसके लिए अमेरिका सामने आ रहा है तो अमेरिका को भी हटाना है। ये सारे बोझ जो हैं सपने के, उसके तले भी टूट रहा है चाइना। अब रही बात कि और क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें, जैसे देखिए बहलाने के लिए तिब्बत हो, चाहे हांगकांग हो, तो हर जगह इसकी परेशानी बढ़ रही है। तो इंटरनल परेशानी भी है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ रुक गया था अभी भी रुका हुआ है, वहाँ से कंपनी भाग रही है और उसका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना अपने सपने के तले टूट रहा है। सपने क्या है इसको? सपने है एशिया का राजा बनना, और उसमें बाधा बन रहा है भारत। तो भारत को हटाना है तभी तो एशिया का राजा बनेगा। और दुनिया का भी इसको महाराजा बनना है, उसके लिए अमेरिका सामने आ रहा है तो अमेरिका को भी हटाना है।
ये सारे बोझ जो हैं सपने के, उसके तले भी टूट रहा है चाइना। अब रही बात कि और क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें, जैसे देखिए बहलाने के लिए चाइना ने 32 बार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आमने सामने बैठा है, लेकिन एक बार भी समझौता नहीं हुआ है इस पर। ऊपर से 8 बार वो इनकर्शन कर चुका है, सीमा पर जाता है चला आता है, चला जाता है फिर चला आता है। अभी जो अगर जाने की बात सफल भी हो गई, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर वो नहीं आएगा। उसके फॉरेन मिनिस्टर ने अभी भी 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि 2 देश के बीच जो संबंध होते हैं, भारत और चीन के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है, वो सिर्फ सीमा विवाद नहीं है। वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि भारत की भूमि उन्होंने पाई है और भारत ने चाइना के हाथ में अपनी ज़मीन गंवाई है। तो जो पाता है वो बड़े गोल गोल और मीठे मीठी भाषा कर सकते हैं। अगर वो सीमा विवाद ही सब कुछ नहीं है दोनों देश के बीच में, तो और क्या चीज़ है चाइना के अनुसार? और है चीज़ कि चाइना चाहता है कि भारत का पूरा बाजार उसको उनके हाथ चला जाए, जो रद्दी मालू बनाते हैं वो भारत में बिका करे। यही उनके अनुसार सबसे बड़ी चीज़ है। सीमा विवाद नहीं है, सीमा तो उल्लंघन करके बैठ जाए तो फिर सीमा विवाद तो होती नहीं। तो फिर ये इन परिस्थितियों में ये बड़ा सवाल उठता है कि हाउ टू स्टॉप चाइना। चाइना को स्टॉप करने के लिए एक ही तरीका है कि चाइना से भी कुछ बातें सीखनी चाहिए, दुश्मन से भी सीखी जाती हैं कुछ बातें, और वो बातें यह है इकोनॉमिक मिरेकल। चाइना जो 1962 में सबसे गरीब देशों में से एक देश था, वो चाइना आज दुनिया के 2 अमीर देशों में से एक है। अमेरिका के बाद सबसे अमीर चाइना है। चाइना के पास $17 ट्रिलियन है, 17 ट्रिलियन। भारत के पास 3 ट्रिलियन। अगर चाइना का सामना करना है तो फिर भारत को आर्थिक प्रगति करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, सेना में भी भारत की फौज 13 लाख है, चीन की फौज 26 लाख है। भारत जो है औजार खरीदता है और चाइना बेचता है। भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हर साल है वो है सिर्फ $72 बिलियन, और चाइना का क्या है $281 बिलियन। तो जब तक सेना और आर्थिक दृष्टि से आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर चाइना चला रहा है वो बिना लड़े ही जीतता चला जाएगा, और आप पराजित हम पराजित होते चले जाएंगे। इसलिए सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है, चाइना क्या कर रहा है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मन में राम बगल में छुरी। ये पॉलिसी जो चला रहा है उसे हासिल भी हो रही है और भारत को पीछे भी हटना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत को भी सीख लेनी चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा है कि चाइना चला जाए सीमा से, एक मौका भारत को मिलेगा पूरी तैयारी करने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।